बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हम जब फिजिकल क्लासेस ले रहे थे, जब हमारे स्कूल खुले हुए थे और हम फिजिकल क्लासेस ले रहे थे, तो हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। और इस चैप्टर से हमने जो है बायोलॉजी क्या होती है, एक ये चीज देखी थी, समझी थी कि बायोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज बायोलॉजी। और दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और उसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज देखी थी वो ये कि बायोलॉजी की ब्रांचेस जो है, कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे पास बायोलॉजी में हमारे सिलेबस में मौजूद है और हर ब्रांच में हम क्या करते हैं। लेकिन चूंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा आ गया, बीच में लॉकडाउन हुआ, तो थोड़ा सा इन सब चीजों को एक दफा रिव्यू करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं अब तक जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा, थोड़ा सा उसको हम रिव्यू करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, आपकी बुक का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस चैप्टर में आप ये देखते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी का मकसद क्या होता है, बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, और बायोलॉजी में ब्रांचेस वगैरह को देखा जाता है। यानी बायोलॉजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया जाता है, एक छोटा सा तारुफ कराया जाता है इस चैप्टर में आप लोगों को बायोलॉजी के मुताबिक। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी है क्या, क्या है बायोलॉजी, क्यों पढ़ा जाता है बायोलॉजी को, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं जी बायोलॉजी क्या है। तो अगर हम बायोलॉजी के टाइटल पे गौर करें, ये जो लफ्ज है ना बायोलॉजी, इस पर अगर हम गौर करें, हमें यहीं से पता चल जाएगा कि हम बायोलॉजी में करते क्या है, पढ़ते क्या है। बायोलॉजी ये जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश जबान के लफ्ज नहीं है, दे आर नॉट द इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स, ये ग्रीक जबान के वर्ड है। और ग्रीक जबान के भी एक नहीं, ये ग्रीक जबान के दो वर्ड है। पहला वर्ड जो इसमें ग्रीक लैंग्वेज का है वो है बायो, BIO, बायो। और दूसरा वर्ड जो है वो था लोगस, लेकिन लोगस थोड़ा अजीब लगता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता लोजी लिखने लगते हैं। बहरहाल असल वर्ड क्या है, लोकस। तो ग्रीक जबान के ये दो लफ्ज हैं, एक है बायो और एक है लोगस। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जिंदगी, जबकि लोगस का मतलब होता है रीजनिंग, किसी चीज के बारे में वजह बताना, किसी चीज का रीजन पेश करना, किसी चीज के बारे में रिसर्च करना, किसी चीज के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ, किसी चीज के बारे में पढ़ना। तो बायो लफ्ज के मतलब हो जाते हैं लाइफ, लोगस का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ। उर्दू में अगर मैं बोलूं तो बायो का मतलब होता है जिंदगी, लोगस का मतलब होता है पढ़ना। अब बायोलॉजी वर्ड के मायने क्या होता है, जिंदगी के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ लाइफ। और ये बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी की डेफिनेशन है, ये बायोलॉजी का मकसद है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, जिंदा चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जानदारों के बारे में पढ़ते हैं। सिर्फ जानदारों को पढ़ा जाता है बायोलॉजी के अंदर, हर उस चीज को पढ़ा जाता है जो जिंदा होगी, जिसमें जान मौजूद होगी, जिसको आप कहोगे कि वो जानदार है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें लाइफ मौजूद होगी। पौधों में लाइफ मौजूद होती है, एनिमल्स में लाइफ मौजूद होती है, फंगस में लाइफ मौजूद होती है, वायरस, बैक्टीरिया, इंसान, गधा, घोड़ा, इन सबों में लाइफ मौजूद होती है। और इन सबों को पढ़ा जाता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में हम बेजान चीजों को नहीं पढ़ते, मैटर को नहीं पढ़ते, एनर्जी को नहीं पढ़ते, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन पे स्टडी नहीं किया जाता। सो व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जिंदा चीजों को पढ़ते हैं, जिसमें हम जिंदा ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। और ये इसके नाम से भी जाहिर हो रहा था, बायो का मतलब लाइफ, लोगस का मतलब स्टडी ऑफ, यानी कि पढ़ना। तो ये तो बायोलॉजी हो गई जी, बायोलॉजी की डेफिनेशन हो गई, हमें ये समझ में आ गया कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जानदारों को पढ़ते हैं। दो बातों का जवाब मिल चुका है हमें। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है। बायोलॉजी में हम करते क्या है, बायोलॉजी के अंदर हम जानदारों को पढ़ते हैं। उसके बाद ये इसकी डेफिनेशन हो गई, स्टडी ऑफ लाइफ। उसके बाद जो ये इसकी पूरी डेफिनेशन हो गई, ये तो हमने अभी बात करी ना। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म।
बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों के बारे में, लाइफ के बारे में, जिंदा चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। अब वो जिंदा चीजें चाहे पौधे हों, चाहे एनिमल्स हों, या चाहे वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हो। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? इतने वो ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे होते हैं कि आपको नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ कई शक्लों में आपकी दुनिया में मौजूद है, कई शक्ल के अंदर, पौधों की शक्ल में, जानवरों की शक्ल में, वायरस बैक्टीरिया की शक्ल में, हर शक्ल के अंदर लाइफ को स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। तो ये तो हो गई कि बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं जी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान क्या फर्क है। ठीक है, इस चीज पर भी नजर डाल देते हैं। मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है, यानी बायोलॉजी में आप जिंदा चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर लाइफ मौजूद होती है। लिविंग्स क्या होते हैं? इनमें लाइफ मौजूद होती है। नॉन लिविंग क्या होंगे? इनमें लाइफ मौजूद नहीं होती। मैं जिंदा हूं, मैं लिविंग हूं क्योंकि मुझ में जिंदगी मौजूद है। मेरे सामने डेस्क रखी हुई है, ये नॉन लिविंग है, क्यों? इसमें जिंदगी मौजूद नहीं है। लाइफ मौजूद है अगर किसी ऑब्जेक्ट में, किसी चीज में, आप कहोगे वो जानदार है। लाइफ मौजूद नहीं है, आप कहोगे बेजान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लाइफ क्या है? ये लाइफ जो जानदारों में पाई जा रही है, नॉन लिविंग्स में नहीं पाई जा रही, ये लाइफ है क्या? तो इसका जवाब है कि लाइफ जो है असल में कुछ प्रोसेस के नाम होता है। लाइफ जो है कुछ प्रोसेसेस है। अगर ये मौजूद होंगी आप कहोगे उसमें लाइफ मौजूद है, अगर ये नहीं होंगी आप कहोगे उसके अंदर लाइफ मौजूद नहीं है। कौन कौन से प्रोसेस है? ये सारे। ठीक है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ इनका भी। ये सारे प्रोसेस, मूवमेंट, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मोर्टेलिटी, डिपेंडेंस और रिस्पॉन्स, ये कुछ प्रोसेस है। अगर ये मौजूद है आप कहोगे लाइफ मौजूद है। ये नहीं है, एब्सेंट है, आप कहोगे लाइफ मौजूद नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये प्रोसेस मौजूद है आप कहोगे उसमें लाइफ मौजूद है, वो क्या हो जाएगा? वो जानदार हो जाएगा, वो लिविंग हो जाएगा। और अगर कुछ प्रोसेस के अंदर, कुछ कुछ किसी चीज के अंदर ये प्रोसेस नहीं है, आप कहोगे उसके अंदर लाइफ मौजूद नहीं है, और वो क्या हो जाएगा? वो नॉन लिविंग हो जाएगा। जैसे कि सामने पड़ी हुई टेक्स्ट जो है उसमें ये सारे प्रोसेस नहीं होते, इसका मतलब है उस टेक्स्ट के अंदर लाइफ एब्सेंट हो गई और वो नॉन लिविंग हो गया। मेरे अंदर ये सारे प्रोसेस होते हैं, इसका मतलब है मेरे अंदर लाइफ मौजूद है और मैं जानदार हो गया। आपके अंदर भी ये सारे प्रोसेस पाए जा रहे होते हैं, और आप भी जो है, आपके अंदर भी ये सारे प्रोसेस पाए जा रहे होते हैं। फिर आपके अंदर क्या मौजूद है? लाइफ मौजूद है। और फिर आपके अंदर लाइफ मौजूद है तो आप क्या हो जाते हो? आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाते हो। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको इन प्रोसेस के बारे में भी रिव्यू दे देता हूँ, पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। मूवमेंट कहते हैं हरकत को। ये जो आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो, करीमाबाद से लैफ्टाबाद चले गए, घर से स्कूल आ गए, या ये जो आप अपने जिस्म के हिस्से हिलाते हो, सर हिला रहे हो, हाथ हिला रहे हो, जबान हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, उंगलियां हिला रहे हो, इसको आप कहते हो मूवमेंट। मूवमेंट लिविंग थिंग्स में मिलती है जी। मेरी जबान चल रही है, हाथ चल रहा है, आप भी चलते फिरते रहते हो, मूवमेंट है आप में, लिविंग थिंग्स हो गए। नॉन लिविंग थिंग में हमें मूवमेंट नजर नहीं आती। डेस्क खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती, दरवाजा खुद ब खुद मूव नहीं कर सकता, चौक, डस्टर, लकड़ी, लोहा, ये मूवमेंट नहीं शो करते। मूवमेंट जो है वो लिविंग थिंग्स में मिल रही है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। ग्रोथ कहते हैं जी बढ़ने को, कद बढ़ जाना, जिस्म का बढ़ जाना, साइज का इंक्रीज होना, ये कहलाता है ग्रोथ। ग्रोथ भी हमें लिविंग थिंग्स में नजर आती है जी। छोटा सा बच्चा पैदा होता है और कुछ टाइम बाद उसका कद बढ़ते बढ़ते वो पूरा इंसान बन जाता है। तो ग्रोथ का मतलब भी आप समझ गए होंगे जी। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। आपके जो जिस्म बढ़ता है ना, आपका लंबाई में भी जिस्म बढ़ता है जी। 3 फीट के थे 4 फीट के हो गए, 4 फीट के थे 5 फीट के हो गए, इसको भी ग्रोथ कहते हो आप। इसको भी ग्रोथ कहोगे कि आप मोटे होते जाओगे अब, क्योंकि आप चौड़ाई में फैल रहे हो, आपका चौड़ाई में साइज इंक्रीज हो रहा है। बहरहाल बड़ा कॉमन मुशाहिदा है जी कि ग्रोथ जानदारों में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होता। आप चाहो कि आपने एक 10 रुपए का नोट रखा बटुए में और आप चाहो जी ये ग्रोथ करते करते 100 रुपए का हो जाए, ऐसा नहीं होगा। नॉन लिविंग थिंग्स को ग्रोथ नहीं होती। मेटाबॉलिज्म कहा जाता है उन केमिकल रिएक्शंस को जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर भी। अच्छा, पहले केमिकल रिएक्शन थोड़ा रिपीट कर दूं।
केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है ऐसी चीजों, ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में चीजें बनती हैं या टूटती हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक चीज है कार्बन, एक चीज है ऑक्सीजन, आपने दोनों को मिलाया और ये तीसरी चीज बन गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, वाटर बन गया। ये कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म, सॉरी केमिकल रिएक्शन। उल्टा भी होता है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली, उसमें से कार्बन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया। उल्टा भी होता है, यानी कि बनाने वाले रिएक्शंस भी होते हैं, तोड़ने वाले रिएक्शंस भी होते हैं। केमिस्ट्री में तो आप इनको कहते हो केमिकल रिएक्शंस। लेकिन अगर जानदार के अंदर हो रहे होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होंगे, तो हम फिर इनके लिए बायोलॉजी में यूज करते हैं वर्ड मेटाबॉलिज्म। तो इसका मतलब हुआ आपके जिस्म के अंदर सरकार केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपके जिस्म में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आप खुद सोचो ना, आपने पैदा होने के बाद से अब तक कितना खाना खा लिया होगा, मन तनो मन खा लिया होगा खाना आपने। आप एक महीने के अंदर ही तकरीबन 20-25 किलो के करीब खाना खा जाते होंगे, इससे ज्यादा खा लेते। नाश्ता भी खा रहे हो, गोश्त भी खा रहे हो, खाना भी खा रहे हो। 1 किलो खाना भी रोज अगर लगाओ तो महीने के अंदर आप 30 किलो खाना खा जाते हो। आप रोजाना एक एक गिलास करके 20-22 गिलास पानी अगर पी लोगे तो आपके जिस्म के अंदर ये मटेरियल जाता रहे। इसके हिसाब से तो आपको तो एक टाइम पे फट जाए, आप तो मोटे होते जाए। ये सारे मटेरियल जाता रहे, ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है इनके साथ। आप जो खाना खाते हो, अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल बकरा ईद से लेके अब तक लेट से कि मैंने जो है वो 10 किलो गोश्त खा लिया, तो भाई मेरा तो वजन 10 किलो बढ़ जाना चाहिए ना, मेरे जिस्म में 10 किलो का गोश्त लग जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीजें जाके हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो जाती है, मेटाबॉलिज्म में हिस्सा ले लेती है, टूटती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ दो, तो ये कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म। पढ़ोगे आप बायोलॉजी में, इनको डिटेल्स में पढ़ोगे। मेटाबॉलिज्म लिविंग थिंग्स में हो रहा होता है। लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहा होगा जी कि आपके अंदर आप जब चीजें मटेरियल इन बॉडीज में डालते हो तो वो टूट टूट का शिकार हो जाती है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है उनके साथ, वो खत्म हो जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। रिप्रोडक्शन होता है जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। हमने देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सलाहियत, एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी औलादे पैदा करता है। गधा जो है वो अपने गधों को पैदा करता है, घोड़ा घोड़ों को पैदा करता है, इंसान इंसान को पैदा करता है, पौधे से पौधा पैदा होता है। इस सलाहियत को ना, औलाद पैदा करने की सलाहियत रिप्रोडक्शन कहलाती है। ये भी जानदारों में होता है। मैंने आपको जितनी एग्जांपल्स दी लिविंग थिंग्स की थी, नॉन लिविंग का नहीं है कोई। नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। आप अगेन बात, आप 1000 रुपए का नोट लो और बटुए में रख दो, और साथ साथ जो है एक 100 का नोट भी रख दो। 2 नोट रख दिया आपने, 1000 का और एक 100 का, और आप सोचो जी अब इनकी औलाद पैदा होगी 10 का नोट, ऐसा होगा क्या? 1000 का और 100 का नोट रखने के बाद 3 दिन बाद आप देखते हो 10 का नोट पड़ा हुआ होगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, अपनी औलादे पैदा नहीं करते नॉन लिविंग थिंग्स। मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मर जाना। लिविंग थिंग्स के अंदर भी एक प्रॉपर्टी होती है कि आखिर में इनको मर जाना है, मर जाएंगे, इनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, ये लिविंग से नॉन लिविंग बन जाते हैं। हर जानदार जो भी, चाहे पौधा हो चाहे इंसान हो, आखिर में मरेगा। प्रॉपर्टी है इनके अंदर मोर्टेलिटी की। नॉन लिविंग थिंग्स मोर्टेलिटी की प्रॉपर्टी नहीं रखते। नॉन लिविंग थिंग्स मरते नहीं है, तब्दील हो जाते। आपके पास लकड़ी है, आप लकड़ी को तोड़ के किसी और शक्ल में ले आओगे, लेकिन लकड़ी खत्म थोड़ी होगी। लकड़ी को जला दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, कोयले में कन्वर्ट हो जाएगी, खत्म थोड़ी होगी, मरती नहीं है नॉन लिविंग थिंग्स। डिपेंडेंस, लिविंग थिंग्स दूसरी चीजों पे डिपेंड होता है, खाने के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए, बहुत सी चीजों के लिए डिपेंड होता है। हम अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, हम अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन गैस नाक के जरिए अपने अंदर लिए जा रहे हैं। डिपेंड है ना हम अपने एनवायरनमेंट में। अगर मैं आपकी नाक के सुराख बंद कर दूं, आपका एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन नहीं आएगा, आप मर सकते हो। आप डिपेंड करते हो अपने एनवायरनमेंट में। आपको जब भूख लगेगी तो आप अपने एनवायरनमेंट से ही लेते हो ना खाना। यू आर डिपेंडेंट, लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट थिंग्स, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को कोई चीज की चाहिए ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए वो डिपेंड ही नहीं करते, किसी अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर ही नहीं रहे होते। रिस्पॉन्स, यानी कि ये रिस्पॉन्स क्या होता है जी, सेंसिटिविटी भी कहा जाता है कि हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई तब्दीली होती है ना, कोई भी तब्दीली अगर होगी
लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो तब्दीली पता चल जाएगी और लिविंग ऑर्गेनिज्म उस तब्दीली के हिसाब से जवाब देगा, जिसका आप कहते हो रिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पे अगर आप बैठे हुए हो और आपको पीछे से आके कोई आवाज लगाता है, अब ये हो गई आपके एनवायरनमेंट में तब्दीली। पहले आपके एनवायरनमेंट में साउंड नहीं थी, किसी ने आपका नाम पुकारा तो अब आपके एनवायरनमेंट में आवाज आ गई, साउंड आ गई। ये हो गई आपके एनवायरनमेंट में तब्दीली और आपने पकड़ लिया। आपके कान आपको पकड़ के बता देते कि जी कोई आवाज लगा रहा है और आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देते हो, उसकी तरफ मुड़ जाते हो। अगर आपके घर में बैठे हुए हो जी, आप घर में बैठे हुए, लाइट खुली हुई है, पंखा खुला हुआ है, कि इलेक्ट्रिक ने पीछे से कर दी थी लोड शेडिंग, ये हो गई आपकी लाइट पंखे बंद हो गई, ये हो गई आपके एनवायरनमेंट में तब्दीली। आपको पता चल जाएगा ना, ऐसे आवाजें निकालते हो आप क्लासेस में, ये रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो आप जो होते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने एनवायरनमेंट में तब्दीलियों को पकड़ता है और उस हिसाब से मुनासिब जवाब देता है। ये सलाहियत है। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये नहीं होता। देखो ना, आपकी क्लास के अंदर जब लोड शेडिंग होती है, लाइट बंद होती है, आप पकड़ लेते हो, आपको पता चल जाता है। आपकी जो टेक्स्ट होती है उसको नहीं पता चलता, आपके मोबाइल को पता नहीं चलता, फिर आप रिस्पॉन्स देते हो और की आवाज निकालते हो। आपका मोबाइल अलार्म नहीं बजाता, आपका टेक्स्ट ऐसी आवाजें नहीं निकालता। तो लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये कुछ प्रोसेस है जी, ये कुछ मामलात है। अगर ये चीजें हैं, ये प्रोसेस है, तो आप कहोगे लाइफ है, और जिसमें लाइफ होती है आप उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहोगे। अगर ये प्रोसेस नहीं है तो आप कहोगे उसमें लाइफ नहीं है, और जिसमें लाइफ नहीं है तो वो नॉन लिविंग हो जाता है। तो हमने ये भी रिव्यू कर लिया कि बायोलॉजी क्या होती है, हमने ये भी रिव्यू कर लिया कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फर्क होता है, लाइफ क्या होती है। अब हम आते हैं जी जरा ब्रांचेस का रिव्यू करते हैं। ब्रांचेस भी हमने चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसमें से हमने ब्रांचेस भी पढ़ ली थी, लेकिन थोड़ा सा इसका रिव्यू करते हैं कि बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी है और बायोलॉजी की अदर ब्रांचेस कौन कौन सी है। देखिए, पहले तो आते हैं फंडामेंटल या मेन ब्रांचेस पर। बायोलॉजी बहुत बड़ी ब्रांच है जी। बायोलॉजी में आप जानदार पढ़ते हो, और आज यकीन माने आपकी दुनिया में तकरीबन 15 से 20 लाख के करीब जानदार मौजूद है। एक दो जानदार नहीं, आपकी दुनिया में, आपकी दुनिया में 15 से 20 लाख टाइप का, किस्म का जानवर मौजूद है, जानदार मौजूद है। ये बहुत होता है। 15-20 लाख के तो हम नाम याद नहीं कर सकते, उसको स्टडी तो दूर की बात है। 15-20 लाख ऑर्गेनिज्म के हम प्रॉपरली नेम याद नहीं कर सकते। सो बायोलॉजी बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि आपने 15-20 लाख ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है, फिर उनके एक एक एस्पेक्ट को पढ़ना है, एक एक चीज को पढ़ना है आपने। तो बायोलॉजी बहुत बड़ी ब्रांच हो जाती है। लिहाजा बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि फिर बायोलॉजी में ब्रांचेस बनाई जाए, क्योंकि जो चीज बड़ी हो जाती है आप उसको काट काट के छोटा कर देते हो। आपके जब बाल बड़े हो जाते हैं आप क्या करते हो, काट काट के छोटा कर देते हो। आपके पास जब ज्यादा काम होता है तो आप क्या करते हो, तकसीम कर देते हो मुख्तलिफ लोगों के अंदर, तो सबको थोड़ा थोड़ा सा काम दे देते हो। सिमिलरली अब बायोलॉजी बहुत बड़ी हो गई थी। बायोलॉजी के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है और हर ऑर्गेनिज्म की पता नहीं क्या क्या चीजें हमें स्टडी करनी है। सो बायोलॉजी बड़ी हो जाती है, लिहाजा हमने बायोलॉजी में ब्रांचेस बनाई है। बहुत सारी हमने ब्रांचेस बनाई, छोटी छोटी चीज। अब जब लोगों ने, बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजी में ब्रांचेस बनाने की सोची, तो लोगों ने जो पहली चीज ध्यान में रखी कि किन बुनियादों पे ब्रांचेस बनाई जाए, तो लोगों ने कहा ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म हमारे पास कितने किस्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास कितने किस्म थे। तो 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म नजर आए उस टाइम पे लोगों को। 2 किस्म थे, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स को हम एनिमल्स कहते हैं और ऑटोट्रॉप्स को प्लांट कहते हैं। ये भी बता चुका हूं मैंने आपको, ये भी कहा था कि इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, बहुत यूज होते हैं, इसलिए ध्यान में रखना होता है। पहले हेटरोट्रॉप्स की बात करते हैं। हेटरोट्रॉप्स कहते हैं कि उन ऑर्गेनिजम्स को, उन जानदारों को जो अपने जिस्म के अंदर अपना खाना, फूड नहीं बना सकते, ये अपने एनवायरनमेंट से, अपने इर्द गिर्द से, अपने पहाड़ से हासिल करते हैं। जैसे ये सामने आपके स्क्रीन के शेर है, ये हेटरोट्रॉप है। इसको जब भूख लगेगी इसके जिस्म के अंदर खाना नहीं बनेगा, ये अपने एनवायरनमेंट से किसी हिरन वगैरह को मार के खा के अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएगा। इसी तरह ये मक्खी है जी, इसको जब भूख लगती है किसी फूल वगैरह के पास आके वहां का नेक्टर चूसती है। ये मछलियां है जी, मछलियों को भी जब भूख लगती है तो इधर उधर से छोटी मछलियों को खा जाती है। इंसान हेटरोट्रॉप होता है, हमें जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, हमारे जिस्म के अंदर खाना बन जाता है? नहीं, जब भी हमें भूख लगती है हम बाहर से कोई चीज लेते हैं और अपने जिस्म के अंदर डाल देते हैं, बर्गर, कोई चीज वगैरह वगैरह।
तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर खाना प्रिपेयर नहीं होता, बाहर से हासिल करते, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। जितना भी एनिमल्स होता है वो हेटरोट्रॉप होता है, ये एनिमल्स का करेक्टर होता है कि एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप। ये उल्टा भी कह सकते हो आप कि जितने भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं फिर हम उनको क्या कहते हैं, एनिमल्स कहलाते हैं। यही वजह है कि इंसानों को एनिमल्स कहा जाता है, क्योंकि हम एनिमल्स की तरह हेटरोट्रॉप है, हमारे अंदर खाना तैयार नहीं होता। तो ये हो गया जी हेटरोट्रॉप्स। उसके बाद मैंने आपको बताया जी प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स के बारे में। स्लाइड आ जाए जी, ये ऑटोट्रॉप्स के बारे में बताया। हेटरोट्रॉप्स के बाद एक और टर्म होता है ऑटोट्रॉप। उलट कर लें जी, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर खाना तैयार हो जाता है, दे कैन प्रिपेयर फूड इनसाइड द बॉडी, एनवायरमेंट से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर इनको। मिसाल के तौर पे जितने भी प्लांट्स होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स को कभी आपने एनवायरमेंट से फूड हासिल करते हुए नहीं देखा होगा। आपने नहीं देखा होगा कि प्लांट जो है वो टिक्का खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, KFC की लाइन में लगा हुआ है, बर्गर ले रहा है, उसकी डिलीवरी के ऑर्डर आ रहा है। नहीं, प्लांट को क्या भूख नहीं लगती? तो ऑटोट्रॉप्स की बात कर रहे थे हम। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में खाना तैयार हो जाता है, इनको एनवायरमेंट से हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी पौधे होते हैं वो आपके ऑटोट्रॉप्स ही होते हैं। ठीक है, तो दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स हो गए, हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स कौन है जी? फॉर एग्जांपल एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर खाना प्रिपेयर नहीं होता। और ऑटोट्रॉप्स कौन है? फॉर एग्जांपल प्लांट जिनकी बॉडी में खाना तैयार हो जाता है। तो चूंकि दो किस्म के ऑर्गेनिज्म थे तो बायोलॉजिस्ट ने शुरू में दो ब्रांचेस बना दी। एनिमल्स को स्टडी करने के लिए बनाई जोलॉजी। जोलॉजी क्या है? जोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ एनिमल्स को, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। जबकि दूसरी ब्रांच बनाई गई जी प्लांट्स को स्टडी करने के लिए, इसका नाम रखा गया बॉटनी। तो बॉटनी क्या होगा? बॉटनी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। तो जो खाना तैयार कर रहे हैं अपने जिस्म के अंदर, ऑटोट्रॉप प्लांट्स, उनके लिए बनाई आपने बॉटनी। जो अपने जिस्म के अंदर खाना तैयार नहीं करते, हेटरोट्रॉप्स, एनिमल्स, उनके लिए आपने बनाई जोलॉजी। दो ब्रांचेस बना दी आपने दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स के। फिर क्या होता है जी, फिर आपके पास 1610 में माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ। माइक्रोस्कोप प्रैक्टिकल, फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका माइक्रोस्कोप का ही, आप उसमें देखेंगे माइक्रोस्कोप क्या होता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए हम छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। जैसे दूरबीन होती है ना, कोई बहुत दूर खड़ा हुआ है छोटा सा शख्स है, नजर ही नहीं आ रहा आपको, दूरबीन लगाते हो तो आपको वो बड़ा होकर नजर आ रहा होता है। आपके मोबाइल में मैग्नीफाई होता है। इसी तरीके से माइक्रोस्कोप है जी, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा, आप उसको देख सकते हैं जी, इतना बड़ा हो जाता है वो उसका इमेज कि आपको वो इजिली नजर आ जाता है। तो जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ ना, तो फिर तीसरी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हमें नजर आएगा। हमने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें तीसरे किस्म के ऑर्गेनिज्म नजर आए जिनका नाम रखा गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होते हैं? ये इतने छोटे होते हैं कि आपको अपनी नॉर्मल नेकेड आईज से ये नजर ही नहीं आते। ये नहीं नजर आएंगे आपको। आपके हवा में मौजूद है, आपके डेस्क में मौजूद है, आपके कपड़ों पे मौजूद है, आपके हर जगह मौजूद है, बट यू कैन नॉट सी बिकॉज दे आर टू स्मॉल। बहुत ज्यादा छोटे हैं, आप इनको देख नहीं सकते। हाँ, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये आपको पीछे नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे, सारे नॉर्मली आपको नजर ही नहीं आएंगे, माइक्रोस्कोप से इमेजेस ली गई हैं, ये माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। तो इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स को हमने नाम रखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और अब चूंकि तीसरे किस्म के ऑर्गेनिजम्स आप है, प्लांट्स और एनिमल्स के बाद अब आपने तीसरे कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर लिए, लिहाजा इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए भी आपने फिर एक ब्रांच बना दी, उसका नाम रखा माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं जो इंतहाई छोटे होते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो तीन किस्म के ऑर्गेनिजम्स थे और तीन किस्म की शुरू में ब्रांच बनी, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम बायोलॉजी में तरक्की करते गए। बायोलॉजी के अंदर हमने बहुत ज्यादा फाइंडिंग्स, रिसर्च हासिल कर ली। बहुत ज्यादा जब हमारी मालूमात बढ़ती गई तो हमने फिर इन तीन के अलावा मजीद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ब्रांचेस बनाते गए। वक्त के साथ साथ आज आपके पास बायोलॉजी में बेतहाशा ब्रांचेस है, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, बहुत है, जिनमें से चंद आपकी बुक में लिखी हुई है। ये चंद है, सारी नहीं है। इसके अलावा बेतहाशा 40-50 तो मैं आपको नाम बता सकता हूँ, इतनी ब्रांचेस है। तो ये जो 3 ब्रांचेस हमने शुरू में बनाई थी ना, अकॉर्डिंग टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, इन तीनों को हम कहते हैं कि ये बायोलॉजी की फंडामेंटल ब्रांचेस है, बेसिक ब्रांचेस है, बुनियादी ब्रांचेस है, मेजर ब्रांचेस है।
ये 3 ब्रांचेस याद रखिएगा, दे आर मेजर, ये मेजर ब्रांचेस मानी जाती है, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स के एतबार से बनी है। बाकी इन 3 के अलावा हमने और भी दीगर अदर ब्रांचेस बनाई भी है, थोड़ा सा उनको स्टडी कर लेते, जो बुक में हमारी मौजूद है, थोड़ा सा उन्हीं को देखेंगे। तो ये 3 तो हो गई आपके पास बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा भी बायोलॉजी में और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिनमें से पहली ब्रांच जो हम देख रहे हैं वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर का। कोई चीज अगर बाहर होगी ना, उसको आप कहोगे एक्सटर्नल। अंदर का होता है तो उसको आप कहते हो इंटरनल। एक कमरे से बाहर कोई शख्स खड़ा हुआ है तो एक्सटर्नल खड़ा हुआ है वो। अगर एक कमरे के अंदर है तो आप कहोगे कि वो इंटरनली वो बंदा मौजूद है, बाहर का और अंदर का। तो मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं हम मॉर्फोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी में आप क्या करोगे? हर ऑर्गेनिज्म के सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पढ़ोगे, उसकी बॉडी बाहर से कैसे दिख रही है, उसकी बॉडी बाहर से क्या कैरेक्टर्स उसके अंदर मौजूद है, क्या खूबियां पाई जा रही है, सिर्फ एक्सटर्नल की बात करेंगे। मिसाल के तौर पे डायग्राम में आपको मक्खी नजर आ रही है, अगर मैंने मॉर्फोलॉजी करनी है, मैंने इनको मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है, तो इसका मतलब होगा मैं इसके सिर्फ बाहर के कैरेक्टर्स पढ़ूंगा, बाहर के कैरेक्टर देखूंगा कि इसकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है, नजर भी आ रहा है आपको, देखें पहले सही हो गया, दूसरे सही हो गया, तीसरे सही हो गया। ब्लैक और येलो कलर की शेडिंग हुई हुई है, इसके पास आईज मौजूद है, 2 एंटीना मौजूद है, इसके विंग्स मौजूद है, ज्वाइंटेड लेग्स इसके पास मौजूद है, 6 पेयर नजर आ रहा है मुझे। इसकी पूरी बाहर जो है इसकी बॉडी पे एक हार्ड कवरिंग चढ़ी हुई है, एक्सोस्केलेटन नाम रखा था हमने उसका। ये मैंने क्या किया, ये मैंने मक्खी का इस बी का एक्सटर्नल पढ़ा है, बस सिर्फ बाहर से देखा है मैंने कि ये बाहर से कैसा है, बाहर से कैसा दिखता है, अंदर की बात ही नहीं करी मैंने। इंटरनली इसके पास क्या क्या चीजें मौजूद है, इसके अंदर कौन कौन से बॉडी के पार्ट मौजूद है, इंटरनल बात नहीं करता मैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इसी तरीके से अब आपने जब एक्सटर्नल की ब्रांच बनाई है तो जाहिर बात है फिर आप एक ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी करने के लिए एक ब्रांच बनाओगे कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद है, कहाँ कहाँ मौजूद है, कैसे फिट हुए हैं, कहाँ लगे हुए, क्या काम करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए आपने दूसरी ब्रांच बनाई, उसका नाम रखा एनाटॉमी। ये दोनों एक दूसरे की उल्टी हो गई। मॉर्फोलॉजी में आप ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो और एनाटॉमी में आप इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो। मॉर्फोलॉजी में आप देख रहे हो ऑर्गेनिज्म के बाहर क्या क्या मौजूद है, एनाटॉमी में आप देख रहे हो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक नॉन लिविंग है, लेकिन मैं मिसाल देता हूँ मोबाइल की, जो आपके मोबाइल फोन होते हैं, इसकी मिसाल दे रहा हूँ एक्सटर्नल और इंटरनल यानी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की, हालांकि ये नॉन लिविंग है। तो मोबाइल की मॉर्फोलॉजी क्या हो जाएगी जी, कि मोबाइल में पूरी जो है टॉप से लेके बॉटम तक की स्क्रीन मौजूद है, ब्लैक कलर का है, पीछे 3 कैमरे लगे हुए हैं, फ्लैश मौजूद है, इसका ब्लू कलर है, इसकी लंबाई 7 इंच है, इसकी चौड़ाई 4 इंच है। ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई, क्योंकि मैंने इस मोबाइल को सिर्फ एक्सटर्नल स्टडी किया है, बाहर से देखा है। और इंटरनल स्टडी यानी एनाटॉमी क्या हो जाएगी कि इस मोबाइल में 8 GB रैम है, इस मोबाइल में 32 GB रोम है, इस मोबाइल के अंदर जो है वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, इस मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड 10 है। ये इसका एनाटॉमी होती है, तो मैंने अंदर का स्टडी किया है, इंटरनल हार्डवेयर से स्टडी किया। तो ये होती है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, 2 ब्रांचेस, एक में आप एक्सटर्नल पढ़ते हो, एक में आप इंटरनल पढ़ते हो। उसके बाद हमारे पास जो बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, जिनको हम ऑर्गन्स कहते हैं बायोलॉजी में, जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, आपका दिमाग, आंख, कान, नाक, हड्डी, गोश्त, ये जो मुख्तलिफ बॉडी के अंदर पार्ट्स पाए जा रहे हैं, इन पार्ट्स के खाली फंक्शंस पढ़ना है, आप सिर्फ इनका काम पढ़ना है कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है और कैसे करता है। तो सिर्फ फंक्शन अगर आपने पढ़ने हैं, एक बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस को स्टडी करना है, तो इसके लिए आपने ब्रांच बनाई, इसका नाम रखा फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनके खाली फंक्शंस को पढ़ा जाता है। यानी कि अगर आपका दिल एक पार्ट है और इसका काम क्या है, ये काम कैसे करता है, आंखें आपका काम कैसे करती हैं, दिमाग का काम क्या है और वो किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है। तो अगर हम फंक्शंस के, मुख्तलिफ बॉडी के फंक्शंस के पार्ट को स्टडी करते हैं, ये हो जाती है फिजियोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच आती है जी सेल।
सेल को स्टडी करने के लिए, और उसका नाम हमने रखा हुआ है सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। अब थोड़ा सा सेल को देख लेते हैं, सेल है क्या बता चुका हूं, और आपको ये भी कहा था कि पूरा एक चैप्टर मौजूद है इस पर, आगे इंशाल्लाह उस चैप्टर में हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी अगर हम इसको समझते हैं जी जरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से, कि हमारी बॉडी, हमारी दुनिया में तकरीबन हर चीज की बनावट ऐसी है, हर चीज की बनावट ऐसी है कि वो स्टार्ट होते हैं सबसे छोटी चीजों से, फिर वो छोटी चीजें आपस में कंबाइन होती है, थोड़ा सा बड़ा चीज बन जाती है, बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर वो कंबाइन होती है थोड़ा और बड़ा, ऐसे चीजें आपस में कंबाइन होती जाएंगी और बढ़ता जाएगा उसका साइज, वो बड़ा होता जाएगा। मिसाल के तौर पे नोटों की एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे छोटा जो आपके पास करेंसी नोट होता है वो 1 रुपए का सिक्का होता है, ये सबसे छोटा है जी, 1 रुपए का सिक्का, इसको हम कहेंगे ये बेसिक है। फिर बहुत सारे आप 1 रुपए के सिक्के मिला लो, यानी कि आप 10 सिक्के मिला लो तो एक थोड़ा बड़ा नोट बन जाता है, 10 का नोट। फिर आप 10-10 के नोट आप मिला लो, 5 10-10 के नोट लो और उनको आप मिला लो, 50 का नोट बन जाता है, ये और बड़ा है। 50 के नोट मिलाओगे तो 100 का नोट बनता है, ये और बड़ा हो गया, मिलाते जा रहे हैं, बड़ा होता जा रहा है। 100 के आप 5 नोट मिला दें और बड़ा नोट बन जाता है 500 का, फिर 500 से 1000 का, ऐसे हमने मिला मिला के बड़े बड़े नोट बनाए हुए। दुनिया की एग्जाम्पल लेते, हमारी दुनिया में सबसे छोटी चीज होती है ईंट है, बहुत सारी आप ईंटों को मिला लो तो पूरी बिल्डिंग बन जाती है। फिर बहुत सारी बिल्डिंग्स को कंबाइन करते हैं हम, बहुत सारी बिल्डिंग्स को कंबाइन करते हैं तो पूरा शहर बनता है। बहुत सारे शहर को, जैसे कराची, हैदराबाद, लाहौर, पंजाब, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, सारे शहरों को आप मिलाते हैं तो एक मुल्क बनता है। और फिर जब आप मुख्तलिफ कंट्रीज को मिला लें, दुनिया के तमाम मुल्कों को मिला लोगे तो फिर आपकी पूरी दुनिया तैयार हो गई। आपने देखा आपकी दुनिया में भी आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नजर आने लगे। इसे कहते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि चीजें छोटी होंगी, कंबाइन होंगी, बड़ी बन जाएंगी, फिर कंबाइन होंगी और बड़ी, आहिस्ता आहिस्ता जुड़ जुड़ के वो बड़ी होती जाती है। दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जानदारों में भी है, हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी चीज होती है, सबसे बेसिक पार्ट, दैट आर कॉल्ड सेल्स, बहुत ही छोटे होते हैं, आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, जिंदा होता है। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे, 1 मिनट से कम रहता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।